वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पीटीटी 2023 के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है यानी कि नदियां हैं उससे संबंधित टॉप प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित आपकी जो आने वाली जो एग्जाम है जैसे पीटीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, ठीक है, इन सभी एग्जाम में यहां से लेकर के दोस्तों आपके एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आज की क्लास हमारी राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित रहेगी और इस क्लास को अपन जो पिछली भर्तियों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम इसको कवर करने वाले हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके उतने अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों, और ये सभी के सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी रूप से पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप सबके लिए कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र और एक होते हैं बाहरी अपवाह तंत्र। यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होते हैं कि यानी कि वह नदी जो अपना जल केवल सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में होकर के ही जाए, जैसे कि राजस्थान है, जैसे ये पूरा राजस्थान है, ठीक है, यहां से राजस्थान से कोई नदी निकल रही है तो वो राजस्थान में ही विलीन हो जाए, उसी को ही आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। और जैसे कोई नदी राजस्थान से निकलती है और वो राजस्थान से बाहर विलीन हो, यानी राजस्थान से बाहर जाए, बाहर किसी ना किसी रूप में जाकर गिरे, तो वो दोस्तों अपने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, या तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी या फिर अरब सागर में जाकर के गिरेगी, ठीक है, ये बात यहां से आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न अपना कह रहा है कि कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की दोस्तों अपने रूपनगढ़ है, मेंढा है, खंडेला है, लेकिन जो मिंत्री है ना दोस्तों, मिंत्री जो नदी है दोस्तों, ये अपने राजस्थान की नदी है, लेकिन ये आपको याद रखना है ये राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों बनास नदी की यानी कि सहायक नदियां क्या होती है, जैसे कोई भी नदी है उसके जो साथ में यानी कि उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी को ही सहायक नदियां कहते हैं। यानी कि उसकी जो जैसे कि नदी है तो उसमें कुछ छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है तो वो सहायक नदियां कहलाती है, ठीक है, ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से दोस्तों मानसी है, वाकल है, ठीक है, जैसे मानसी है, वाकल भी आ जाएगा और कोठारी भी है और मोरेल भी है। लेकिन जो पार्वती है दोस्तों, ये पार्वती अपने बनास नदी की सहायक नदी में नहीं आती, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, यानी अमन को इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है, तो हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। पहला ही प्रश्न अपना गलत हो जाएगा, गंभीरी की सहायक नदी मेशवा नहीं है दोस्तों, और यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। माही की जाकम है, बिल्कुल सही है। काली सिंध की परवन है, बिल्कुल सही है। साबरमती की माजम या जाजम, ठीक है, माजम या जाजम दोनों हैं, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माजम की जगह यहां पे आपका जाजम भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने नदी और सहायक नदियों में इसमें से पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो अपना फर्स्ट ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो कथन अपना कह रहा है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है अत्यधिक वर्षा के कारण, वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक खेती या फिर अतिचारण। तो इन कथनों में से कौन सा इनमें से सही है, इस कथन के बारे में अपन को बताना है। तो बात करें भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है, तो भारत में मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव, हम मृदा अपरदन को मृदा के कटाव से जान सकते हैं। तो भारत में मृदा अपरदन की जो समस्या है दोस्तों वो अपने किससे जुड़ी हुई है, ये अपने जुड़ी हुई है किससे, अत्यधिक वर्षा से भी जुड़ी हुई है, वनों की कटाई से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, अत्यधिक खेती से भी जुड़ी हुई है और अतिचारण से भी जुड़ी हुई है। यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड आ जाएगा, यानी कि ए बी सी डी बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, ए बी सी डी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही अपना इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी तक आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है या फिर आपको मेरी क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा
बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। दोस्तों बीसलपुर बांध में जो पानी आता है ना, उसके लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है। भाई बीसलपुर बांध में ज्यादा पानी आए तो उसके लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। ठीक है, ब्राह्मणी बनास परियोजना अपने बीसलपुर बांध के लिए स्पेशली तैयार की गई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चले, यानी कि ब्राह्मणी बनास परियोजना अपने बीसलपुर बांध के लिए स्पेशली तैयार की गई परियोजना है। अगला प्रश्न है कि सोम एक नदी है, सोम एक सहायक नदी है। दोस्तों सोम आपको याद रखना है, सोम अपने माही की है। किसकी है? माही की। ठीक है, सोम माही जाकम, ये दोस्तों एक सोम माही जाकम, ये दोस्तों इन नदियों का समूह है। ये इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो अपवाह तंत्र को अच्छे से थ्योरी के रूप में जरूर पढ़ना। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। वैसे आपका यहां से ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा अपवाह तंत्र से संबंधित, मैं यहां से आपके लिए गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अनंत तक, यानी कि यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। यानी कि मैं अगर लूनी नदी की यात्रा करूंगा, यानी कि मैं अगर लूनी नदी के किनारे किनारे चलूंगा तो मैं इसकी जो सहायक नदी है उसको मैं किस क्रम में पाऊंगा, इसके बारे में बोल रहा है ये। जैसे कि जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार है, सुकड़ी है, जमाई है, बांडी है, गुइया है, तो मैं इनको किस क्रम में पाऊंगा। ठीक है, तो नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही क्रम का उत्तर चुनिए। तो हम सही क्रम का उत्तर आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा तो मुझे गुइया मिलेगी। सबसे पहले क्या मिलेगी? गुइया सहायक नदी मिलेगी। इसके बाद मुझे क्या मिलेगी? इसके बाद मुझे बांडी मिलेगी। बांडी के बाद मुझे सुकड़ी मिलेगी। सुकड़ी के बाद लास्ट में मुझे जवाई नदी के दर्शन होंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगातार रूप में ले सकते हैं। तो राइट आंसर अपना DBAC राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से लेकर अंत तक की यात्रा करता हूं तो इसके जो सहायक नदियों का जो क्रम है वो इस प्रकार से रहेगा, यानी कि पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है। दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की विधि की बात करें तो इनमें से कौन सी नहीं है। दोस्तों खड़ीन अपने परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। टांका भी है दोस्तों, टांका के अलावा बात करें, टांका के अलावा टोबा भी है, टांका भी है। ठीक है, लेकिन नाली दोस्तों अपने परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाली एक अलग चीज है। ठीक है, नाली अलग चीज है, जल निकास के लिए होती है नालियां तो। ठीक है, इसके अलावा बात करें निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो नाली नहीं है, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरा विधि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था कि कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो उसमें नाली आया था। ठीक है, इसमें राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, एक तो होता है साधारण जल संरक्षण, एक होता है वर्षा जल संरक्षण। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा जल संरक्षण ही चलता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो विधि की बात करें, वर्षा जल संरक्षण की कौन सी नहीं है, तो इनमें से तालाब है, नदी है, कुआं है। लेकिन टांका है ना दोस्तों, टांका तो हमें यानी कि कृत्रिम रूप से भर सकते हैं इसको। ठीक है, टांका एक अलग चीज है। ठीक है, तो टांका इसका राइट आंसर आ जाएगा। टांका राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि में शामिल नहीं है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है दोस्तों, ये अपने भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए लाभदायक है वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, किसके लिए लाभदायक है? भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए लाभदायक है। इसके अलावा बात करें शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आप शेखावटी क्षेत्र में जाओगे, जैसे सीकर झुंझुनू चूरू की तरफ में जाओगे तो आपको कुओं को दोस्तों वो जोड़े बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जोड़े बोलेंगे कुओं को। ठीक है, क्या बोलेंगे? जोड़े। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम भीड़ भूमि पाई जाती है। यानी कि राजस्थान के बेसिन बहुत सारे हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो अधिकतम भीड़ भूमि अपने, यानी कि भीड़ का मतलब होता है दोस्तों उबड़ खाबड़ भूमि। उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो अधिकतम अपन को भीड़ है दोस्तों, बीहड़। तो बीहड़ अपने ज्यादातर अपन को चंबल नदी के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहां पे मिलेंगे? चंबल। ठीक है, चंबल में बीहड़ अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम राजस्थान के बेसिनों की बात करें तो। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील कहां है, यानी कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील है, तो ये कहां है या कौन सी है, तो इसके बारे में बात करें तो कोलायत जो झील है दोस्तों, कोलायत बीकानेर वाली। ठीक है, ये अपनी लवणीय झील है। लवणीय का अर्थ है दोस्तों कि मतलब खारी झील है ये। ठीक है, लवणीय झील।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित हम आसानी से कर सकते हैं, एक तरफ है नदी और एक तरफ है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या होते हैं, यानी कि कोई भी नदी किस स्थान से निकलती है उसको उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। जैसे साबी है दोस्तों, साबी अपने सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, और सेवर कहां पे, सेवर अपने भरतपुर में है। ठीक है, बात करें कांकनी, कांकनी दोस्तों अपने कोटड़ी गांव से निकलती है। कहां से निकलती है, कोटड़ी गांव से निकलती है कांकनी। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें बाणगंगा की, तो बाणगंगा अपने बैराट की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। बैराट कहां पे, बैराट अपने जयपुर में, जिसको विराटनगर के नाम से जानते हैं। बैराट जो सभ्यता भी है उसके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छे से बैराट सभ्यता के बारे में जानते होंगे। ठीक है, बात करें जहां से अपने अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था। बात करें कातली, कातली अपने खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कातली। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको मिला सकते हैं। तो हमने ए को फर्स्ट से मिलाया, ठीक है, बी को फोर्थ से मिलाया, और सी को 2 से मिलाया, और डी को 3 से मिलाया। तो राइट आंसर अपना फर्स्ट इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो हम इस तरह से दोस्तों कूट शब्दों के माध्यम से इनको मिला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले किस खंडों की संख्या कितनी है। यानी कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 में आई थी, उसके अनुसार बात करें तो राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले खंडों की संख्या पूछ लेना, सुरक्षित जल भंडार वाले खंडों की संख्या, तो वो तो दोस्तों अपने 25 खंडों में सुरक्षित जल भंडार देखने को मिलता है राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा बात करें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदियां हैं। तो बिल्कुल हमने बात कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि लूनी की सहायक नदी सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। चंबल की पार्वती है, माही की जाखम है, लेकिन बनास की मेज नहीं है दोस्तों, बनास की मेज नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से यानी कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी नहीं है। यानी कि अंतर प्रवाही नदी कौन सी नहीं है, बिल्कुल हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी अंतर प्रवाही नदी नहीं है। तो बात करें दोस्तों अंतर प्रवाही नदी कौन सी नहीं है, तो कांकनी है, कातली है, गग्गर है, लेकिन सागी अपने अंतर प्रवाही नदियों में शामिल नदी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी, यानी कि सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती, इसके बारे में अपन को 4 नदियों में से बताना है कि कौन सी नदी अपन को सांबर झील में देखने को, यानी कि गिरती नहीं है, सांबर झील में नहीं गिरती है। तो बात करें दोस्तों खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, मेंढा गिरती है, लेकिन कातली जो नदी है दोस्तों ये अपने सांबर झील में बिल्कुल भी नहीं गिरती। इसके अलावा बात करें चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चूलिया जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है दोस्तों, और ये अपने चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा बात करें लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो लूनी नदी क्यों प्रदूषित हो रही है, इसका प्रमुख स्रोत आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताएं दोस्तों, इसका प्रमुख स्रोत है लूनी नदी के दूषित होने का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, यह इसका प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, तो कौन सा सही युग्म नहीं है, एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं अब तो हम कि साबरमती की सहायक नदी वाकल है, बिल्कुल सही है। माही की चाप है, बनास की सागी है, लेकिन काली सिंध की दोस्तों निवाज नहीं है। काली सिंध की निवाज है क्या, अच्छा काली सिंध की निवाज है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बनास की सागी नहीं है। ठीक है, बनास की सागी नहीं है, तो राइट आंसर अपना थर्ड अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि रुंडित सरिता नदी किसे कहते हैं, तो बाणगंगा को दोस्तों रुंडित सरिता नदी भी कह सकते हैं और मृत नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, डेड रिवर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, मृत नदी के नाम से भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी नहीं है इस समय, इसलिए इसको रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। दोस्तों बीहड़ प्रभावित मैंने आपको बताया था, उबड़ खाबड़ जमीन को दोस्तों हम बीहड़ के नाम से जानते हैं, और बीहड़ प्रभावित जिले आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक आपको बताना है कौन कौन से जिले हैं। वो है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, क्योंकि यहां से अपने चंबल नदी निकलती है और जाती है, प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो बीहड़ के रूप में है। ठीक है, चलिए चंबल नदी के जो आसपास के क्षेत्र है वो बीहड़ के रूप में ही देखने को मिलते हैं अपन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कथन ए कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। यानी कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, और कारण कहता है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। क्या ये ए यानी कि कथन आर यानी कि कथन है
वो कारण का सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों बात करें, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, यानी कि 12 मासी भी कह सकते हैं, यानी कि चंबल नदी बहती रहती है। तो मतलब ए क्या है, ए के बारे में पूछ ले तो आपको क्या बताना है, ए तो सही है, यानी कि ए तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है, ये बात इसमें गलत आती है। यानी कि चंबल नदी को हम दोस्तों सिंचाई के अलावा पेयजल आपूर्ति के लिए भी यूज में लेते हैं, यानी कि पीते भी हैं चंबल का नदी का पानी। ठीक है, सिंचाई के लिए भी प्रयुक्त होता है, पेयजल आपूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसके अलावा बिजली उत्पादन के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सेकंड राइट आंसर आ जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? बांका पट्टी पेटी, दोस्तों इसको बांका पट्टी के नाम से जानते हैं, तो बांका पट्टी के नाम से पूछ लेना तो आपको बताना है नागौर जिले को दोस्तों हम बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बांका पट्टी क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से बात करें तो बांका पट्टी क्या होती है, यानी कि जो नागौर जिले में जो दोस्तों जो पानी है उसमें हम फ्लोराइड की मात्रा है दोस्तों, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए फ्लोराइड के कारण जो वहां के जो बच्चे होते हैं, जो जनरेशन है वहां की, उसमें क्या होता है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसी के कारण नागौर जिले को बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा के कारण, जल में फ्लोराइड की मात्रा के कारण ऐसा होता है। अगला, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? अभी तो हमने बात की थी कि भाई हम किस क्रम में पाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? सबसे पहले हम गुहिया को पाएंगे, गुहिया के बाद बांडी आएगी, बांडी के बाद सुकड़ी, सुकड़ी के बाद जवाई। ठीक है, तो इस क्रम में हम जाएंगे, डी बी सी ए। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। डीबीसीए, डीबीएससी, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, यानी कि उत्खात भूमि बैंड लैंड, यानी कि बैंड लैंड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसमें से कौन सी नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी अपने यानी कि कुल मिला के बात करें तो इसी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन के लिए प्रसिद्ध है, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपसे पूछ ले, बिल्कुल जैसमंद झील है। कौन सी है? जैसमंद झील अपने मानव निर्मित झील है राजस्थान की। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सही अवरोही क्रम के बारे में बात करें अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सही नहीं मिलता। वैसे बात करें तो चंबल, लूनी, माही और बनास, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें कंफ्यूजन भी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो बता नहीं सकता, वैसे इसमें क्या है कि कंफ्यूज है, तो राइट आंसर इसका अभी तक तो आप एक ही मान के चलिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ही ये अपने खंडीन की शुरुआत की गई थी। यानी खंडीन क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जल संरक्षण होता है, यानी कि जल को इकट्ठा किया जाता है खंडीन विधि में। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? तो प्लाया झील दोस्तों बात करें, प्लाया झील अपने जैसलमेर में है। ठीक है, प्लाया झीलें ज्यादातर अपने जैसलमेर जिले में ही देखने को मिलती है। अगला है कोलायत झील अपने कहां पे है? तो कोलायत झील के बारे में बात करें तो ये अपने बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में कोलायत झील है। अगला कातली नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तो कातली नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ ले, बिल्कुल सरल प्रश्न है, खंडेला। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियों से कातली नदी अपने निकलती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में अफवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो राजस्थान में अफवाह प्रणाली दोस्तों अपने 3 रूप में पाई जाती है। कितने रूप में? 3 रूप में देखने को मिलती है राजस्थान में अफवाह प्रणाली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो अपना सेकंड आ जाएगा, 3 रूप में देखने को मिलती है। अगला है कि चांद बावड़ी आभनेरी किस जिले में स्थित है? सबको पता है, एक बच्चे को पता है, दौसा जिले में है। ठीक है, कहां पे है? दौसा जिले में। अगला है कि निम्न में से इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी की झील सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कायलाना झील इनमें से मीठे पानी की झील है। लूणकरण, सरण, पंचपंदरा, डिडवाना, ये सभी खारे पानी की जिले हैं। इसके अलावा बात करें नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, वह नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में पहुंचाने वाली अपना जल वो है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी अपने आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है बिल्कुल भी, मैंने आपको शुरुआत में ही इसके बारे में बात की थी। अगला प्रश्न है जैसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो जैसमंद झील है उसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा दोस्तों अपने 1662 ईस्वी को करवाया गया था। कहां पे? 1662 ईस्वी करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल माही नदी है दोस्तों। माही नदी अपने राजस्थान में जो कर्क रेखा है दोस्तों उसको 2 बार पार करती है। ठीक है,
कर्क रेखा को। अगला प्रश्न है कि मांडलगढ़ जो अपने भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है उसके निकट त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? और वो है दोस्तों अपने बेड़च है, बनास है और मेनाल। ये दोस्तों अपने मांडलगढ़ में मिलती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी कौन सी है? राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? बिल्कुल कर्क रेखा को पार करने वाली नदी ही एक है, एकमात्र नदी है, वो है माई नदी। और ये दोस्तों माई नदी इस प्रकार से उल्टे यू आकार की, ठीक है, इस प्रकार की नदी है, यहां से शुरू होती है और यहां खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये कर्क रेखा को दोस्तों अपने 2 बार विभाजित करती है, ठीक है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला और लास्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का कि राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसके अंदर नदी बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बिल्कुल भी नदी देखने को नहीं मिलती? बीकानेर और चूरू जिले में दोस्तों बिल्कुल भी नदी देखने को नहीं मिलती आपको, ठीक है, चाहे आप वहां से ढूंढ सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी नदी देखने को नहीं मिलती। तो ये थे दोस्तों अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको जो आज की क्लास है वो बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और नीचे छोटा सा कमेंट करना मेरे लिए, ठीक है, कि सर हाँ हमें समझ में आया है, ठीक है। नहीं भी आया तो नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आपने अच्छा हमें नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ आगे सोचने की जरूरत करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।